हेलो बच्चों, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने तरंग प्रकाशिकी के हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत वाले चैप्टर में ही जो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से परावर्तन की व्याख्या पढ़ी थी। अब हम लोग जो है अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, यानी कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से अपवर्तन की व्याख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा रिकॉल कर दें बच्चों कि अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये डिपेंड करता है अभिलंब की ओर झुक रही है या अभिलंब से दूर हट रही है। ये डिपेंड करता है कि प्रकाश किरण किस तरह के माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश कर रही है। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसा कि इसमें डायग्राम में बनाया गया है। इस माध्यम को हमने विरल माध्यम लिया है और इस माध्यम को हमने सघन माध्यम लिया है। ये हमारा आपतित तरंगाग्र AB है। आपतित तरंगाग्र एक अपवर्तक पृष्ठ ZZ डैश है। अपवर्तक मतलब ट्रांसपेरेंट है, ये कांच की पट्टी ट्रांसपेरेंट आप समझ सकते हैं। तो अपवर्तक पृष्ठ ZZ डैश है। एक आपतित तरंगाग्र AB आ रहा है और AB तरंगाग्र जब अपवर्तक पृष्ठ पर बिंदु A से और A डैश से टकराता है तो अपवर्तन के पश्चात जो है अभिलंब की ओर झुक जाता है, क्योंकि इसमें हमने मीडियम 1 यानी माध्यम 1 को हमने विरल माध्यम माना है और माध्यम 2 को हमने सघन माध्यम माना है। यदि उल्टा होता, सघन से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जा रही होती तो वो अभिलंब से दूर हट जाती। जैसे ये इधर की ओर बेंड हो गई, जाना इसको स्ट्रेट चाहिए था, इस तरीके से स्ट्रेट न जाकर के ये थोड़ा सा बेंड हो गई, थोड़ा सा झुक गई अभिलंब की ओर। यानी प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अब बच्चों इसी अपवर्तन के नियम की व्याख्या। अपवर्तन के दो नियम थे, एक तो ये था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा स्नेल का नियम था जिसमें आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये हमारे स्नेल का नियम। अब ये दोनों नियमों को हमें जो है प्रूफ करना है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से। तो चलिए चित्र तो फिर से एक बार समझ लीजिए। अब मान लिया इसमें कोई एक ZZ डैश अपवर्तक पृष्ठ है और पहले माध्यम में तरंग की चाल हमने मान ली V1 है और दूसरे माध्यम में तरंग की चाल V2 है। माध्यम बदलने पर चाल बदल जाती है, तो पहले माध्यम में चाल V1, दूसरे माध्यम में चाल है V2। अब जो है यदि पहला माध्यम हमारा विरल हो गया और दूसरा माध्यम सघन तो V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पहले की अपेक्षा कम होगी। अब हमने कोई एक आपतित तरंगाग्र ले लिया है AB। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हमने एक आपतित तरंगाग्र ले लिया है AB। अब AB तरंगाग्र ZZ डैश पर सबसे पहले बिंदु A पर आपतित होता है, फिर ये अपवर्तित होकर के दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, लेकिन उस वक्त, उस समय, उस क्षण जो है आपतित तरंगाग्र यहाँ पर बिंदु B पर ही होता है। इस पे हमने लंब डाल लिया, इस बिंदु से इस बिंदु पर हमने लंब डाल लिया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जब तरंगाग्र B से बिंदु A डैश पर पहुंचता है उसी समय में, मान लिया टाइम T पर ही बिंदु B से A डैश पर पहुंचता है, तो तरंगाग्र बिंदु
अब अपवर्तित तरंगाग्र हो गया, बिंदु ए से बी डैश तक पहुंचता है, यानी अपवर्तित तरंगाग्र बिंदु ए से बी डैश तक टी समय में v2 चाल से ही चलता है, v2 चाल से, और बिंदु बी से ए डैश पर v1 चाल से टी समय में चलता है। यानी दूरियां तो दोनों बराबर हो, दूरियां इसमें क्या होंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम है बट चाल अलग हो गई है। पहली दूरी बी ए डैश इज इक्वल टू हो गई, दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणे समय, तो बी ए डैश इज इक्वल टू हो गया v1 इंटू टी, ये हो गया आपका फर्स्ट मीडियम में। बी ए डैश, क्योंकि ये फर्स्ट मीडियम में है, अभी जो तरंग है ब्लू वाली फर्स्ट मीडियम में है, ये आपतित तरंगाग्र है। बी ए डैश दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय v1 इंटू टी। अब सेकंड मीडियम में पहुंचेंगे तो चाल बदल गई, हो गई चाल v2, तो ए बी डैश दूरी हो गई, टाइम वही है, टाइम सेम है, टी टाइम पर ही ए बी डैश दूरी हो गई v2 इंटू टी, चाल बदल गई, दूरी बराबर चाल गुणे समय, माध्यम 2 में, यानी ये सघन माध्यम हो गया। अब कोण थोड़ा समझ लीजिए बच्चों कि ये अभिलंब डाल दिया हमने, इस पे बिंदु ए और ए डैश पर हमने अभिलंब डाल दिए, यानी 90 डिग्री के कोण बना दिए। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हो गया आपतन कोण, और ये चूंकि इस पर भी लंब है तो हमारा ये वाला कोण भी 90 डिग्री ही होगा, ये वाला, तो ये कोण हो जाएगा हमारा 90 माइनस आई। तो अब जब ये भी 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस आई, तो ये भी हमारा आई हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज एक हमको मिल गया है माध्यम 1 में ए बी ए डैश, ये समकोण त्रिभुज एक मिल गया। अब हम आगे बढ़े, नेक्स्ट मीडियम में जाएं, सेकंड मीडियम में। अब ये हमारी यहाँ t बराबर 0 पर ये चल दी, t टाइम पर, t टाइम के लिए b डैश पर पहुंची। अब ये हमारा t टाइम पर यहीं पर ही था, a डैश तक पहुंचा। अब a डैश से अब हम जो है a b डैश को त्रिज्या मानते हुए a b डैश पर जो है हम एक चाप खींच देते हैं, ठीक है। a b डैश एक त्रिज्या का केंद्र a को, बिंदु a को केंद्र मानते हुए a b डैश त्रिज्या का एक हम चाप खींच दे रहे हैं, और इस चाप से स्पर्श करती हुई एक रेखा a डैश b डैश खींच देते हैं, जो कि हमारी अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगी। बिंदु A को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का एक चाप खींच दें, और इस चाप को स्पर्श करती हुई एक रेखा बिंदु A से A डैश B डैश खींच दें, तो A डैश B डैश हमारे अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। और ये कोण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, हमारी रेड वाली क्या है, ये अपवर्तित किरण हो गई। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण हमारा अपवर्तन कोण हो गया। अब चूंकि ये r है, ये इस पर 90 डिग्री है, तो ये हमारा 90 माइनस r, तो ये वाला कोण भी हमारा r हो जाएगा, रेड वाला। अब ये देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज मिल गया, जो कि माध्यम 2 में है। दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया ए बी डैश ए डैश। अब आपको 2 समकोण त्रिभुज मिल गए, ए बी ए डैश फर्स्ट मीडियम में, दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश सेकेंड मीडियम में। ओके, अब चित्र आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास आपतित तरंगाग्र ए बी था और अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश। जब आपतित तरंगाग्र बिंदु ए पर जो है आपतित होता है, तो बिंदु ए एक बिंदु स्रोत की तरह कार्य करने लगता है, द्वितीयक बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है, और इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो कि आगे की ओर बढ़ती हैं। इसी प्रकार जब आपतित तरंगाग्र बिंदु बी से ए डैश पर पहुंचता है, तो बिंदु ए डैश से टकराने के पश्चात, आपतित होने के पश्चात बिंदु ए डैश द्वितीयक तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है, और इससे द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर निकलती हैं। बिंदु ए से ए डैश के बीच जितने भी कण होंगे माध्यम के, वो सभी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार। बिंदु ए से ए डैश के बीच जितने भी कण होंगे, पार्टिकल होंगे, वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, और उनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जो कि बिंदु ए से बी डैश, यानी जो आपका तरंगाग्र है, नया तरंगाग्र ए डैश बी डैश है, उनको स्पर्श करती हुई आगे की ओर बढ़ेंगी। अपवर्तित तरंगाग्र हो गया आपका ए डैश,
बी डैश आपतित तरंगाग्र हो गया ए बी। अब इधर देखिए समकोण त्रिभुज पहला ले लिया ए बी ए डैश में। बच्चों समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाला जो है हमेशा कर्ण होता है, तो हमारे पास कर्ण है ए डैश। कोण हमारा 90 डिग्री बी वाला है ए बी ए डैश, तो ये सामने वाली भुजा कर्ण हो गई और ये लंब हो गया, सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। और कर्ण जिस पर आपका कोण ये स्थित होता है ये आपका आधार हो गया, ए बी आपका आधार हो गया। इस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, यानी ये जो कोण होता है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो तीसरी बची वो आधार हो जाएगी। इसमें ए बी डैश और ए डैश में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण कौन सा है? आर है इसमें, तो इसमें लंब ए बी डैश हो गया, इसमें लंब हो गया आपका ए डैश बी, और कर्ण दोनों में सेम है ए डैश। तो अब आप आ जाइए, हम दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं। पहले त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई यानी कि आपतन कोण की ज्या, साइन आई इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब हो गया आपका बी ए डैश। मैंने आपको बताया था कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी तो बी ए डैश, कर्ण हो गया आपका ए डैश। अब चूंकि बी ए डैश दूरी हमने पहले ही निकाल दी थी पहले मीडियम में, v1 इंटू टी, कर्ण वैसे ही लिख दूंगी, इससे इक्वेशन 1 मान लो। दूसरे त्रिभुज में पहुंचिए, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर, ये हो गया आपका साइन आर, आर के सामने वाली भुजा लंब हो गई और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, हाइपोटेन्यूज। तो साइन आर इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब हो गया ए बी डैश आपने निकाल लिया था पहले ही दूसरे माध्यम में दूरी v2 इंटू टी, अब ये वही रहेगा ए डैश। समीकरण 1 को 2 से भाग दे दीजिए, दे दिया हमने। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर हमने देखा जब इसको आप अपॉन में लिखोगे तो ए डैश पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ए डैश आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना v1 अपॉन v2। अब बच्चों v1 अपॉन v2 ये बचा है, तो इस तरीके से देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये होता है स्नेल के नियम से एक नियतांक 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस तरीके से स्नेल का नियम क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 को क्या लिखते हैं? 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये होता है आपका पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल। 1n2 आपका क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये हो गया बच्चों, इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर एक तो हमने ये प्रूफ किया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं, और दूसरा क्या प्रूफ किया कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। इस तरह से हमने अपवर्तन के दोनों नियम प्रूफ किए, एक तो ये, दूसरा स्नेल का नियम। इस तरीके से हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है।